स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको पेंशन प्रोविज़न्स के बारे में बताया था कि पेंशन से रिलेटेड क्या सैलरी में प्रोविज़न्स हैं, कितना जो है उसका पार्ट टैक्सेबल होता है और कितना जो है उसका टैक्स फ्री होता है। जो लोग कमिटेड करा लेते हैं अपनी पेंशन को, उसमें जो है क्या प्रोविज़न्स हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर संजीव इज़ गेटिंग ए पेंशन एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ फ्रॉम ए कंपनी. During the previous year, he got his 2/3 pension committed and has received 45,000. तो इन्होंने अपनी पेंशन को डिस्काउंटेड करा लिया है। 2/3 पेंशन जो है इनकी डिस्काउंटेड हो गई है, कमिटेड करा ली है। 45,000 को इसको रिसीव हुए हैं इसके जो है रिलेशन में। फाइंड आउट द एग्जेम्प्ट अमाउंट इफ द मिस्टर संजीव इज रिसीव्ड ग्रेचुटी एंड डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। यानी अगर उनको ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती है तो दोनों ही कंडीशन में उनकी जो पेंशन है वो कितनी टैक्सेबल होगी। तो मिस्टर संजीव इज़ ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये तो बात हमें क्लियर है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई तो है नहीं। अगर वो होते तो वो क्वेश्चन में इस चीज़ को क्लियर करता। तो उनकी जो टैक्स फ्री जो पेंशन है, कमिटेड पेंशन जो उन्होंने कराई है, उसको हम देखिए कैसे निकालते हैं। व्हेन ही रिसीव ग्रेचुटी, अगर वो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं तो उस कंडीशन में जो पेंशन होगी, कम्यूटेड पेंशन जो कराई गई है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो फ्री होता है। तो 1/3 पार्ट जो है वो फ्री होगा यहाँ पर, बाकी का जो है वो टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने पेंशन डिस्काउंटेड कराई है उसकी जो है उसके बदले में उसको कितना रिसीव हुआ है। तो उसको इसके बदले में 45,000 रिसीव हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी पूरी पेंशन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। अगर वो पूरी पेंशन को ही कमिटेड करा लेता तो उसकी कितनी पेंशन वैल्यू जो है वो बैठती। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45,000 इंटू 3/2 यानी रेशियो को रिवर्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि फुल अमाउंट जो कमिटेड पेंशन की होगी वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर। तो 67,500 की अमाउंट जो है उसकी टोटल पेंशन वैल्यू की बैठती है। इसमें उसको 1/3 का हम जो है रिलैक्सेशन दे सकते हैं, क्योंकि 1/3 अमाउंट जो है कमिटेड पेंशन की वो फ्री होती है। तो 22,500 की जो अमाउंट है ये टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। और इसके बाद उसको जितना भी मिलेगा वो जो है उसका टैक्सेबल होगा। तो 45,000 में से 22,500 हम लेस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा उस पर उसको टैक्स देना है। तो बाकी का जो 22,500 बचता है ये इसकी जो है टैक्सेबल कमिटेड पेंशन होगी। इसी बात को अब हम करते हैं, अगर वो ग्रेचुटी रिसीव ना की हो उसने, अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होगा। तो जो हमारी फुल वैल्यू आई है पेंशन की, कमिटेड पेंशन की जो फुल वैल्यू आई है उसका 1/2 यानी 1/2 पार्ट जो है हम उसका फ्री जो है एग्जेम्पशन उसको दे सकते हैं। 1/2 पार्ट जो है एग्जेम्प्ट होता है। तो 67,500 का 50% यानी 1/2 पार्ट जो है उसका एग्जेम्प्ट होगा। $67,500 का 50%, तो ये आपको ये आता है 33,750, यानी ये जो पोर्शन है ये उसका फ्री होगा। और बाकी का जो 45,000 उसको जो टोटल रिसीव हुआ है उसमें से माइनस करके जो आएगा यानी 11,250, इस पर उसको जो है टैक्स पे करना है। तो इस तरह से जो है इसमें किसी भी पेंशनर की जो कम्यूटेड पेंशन होती है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो की जाती है। और रही बात गवर्नमेंट एम्प्लॉई की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए तो कम्यूटेड पेंशन टैक्स फ्री होती है, तो उसकी तो कोई कैलकुलेशन की हमें नेसेसिटी नहीं होती, वो तो सब फ्री होती है। तो केवल नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में ही ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होता है हमारा कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। यानी किसी भी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से या किसी भी जो है और अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है अगर एम्प्लॉई को रिट्रेंच कर दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से,
तो उसके बदले में उसको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो पे करनी होती है। वो कॉम्पनसेशन अमाउंट देने के बाद ही उस एम्प्लॉई को रिट्रेंच किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये रूल्स हैं। एन एम्प्लॉई में बी रिट्रेंच्ड फ्रॉम सर्विसेज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एक्सेम्प्ट। तो अगर इनमें से जो सबसे कम अमाउंट जो है वो होगी वो उसकी एक्सेम्प्ट होगी, बाकी पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, सेकेंड है सैलरी फॉर सर्विसेज पीरियड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 15 डेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर, 6 और मोर मंथ अगर उसने सर्विस करी है तो उसको जो है 1 ईयर जो है यहाँ पर एज्यूम कर लिया जाएगा। तो जितना उसका सर्विस पीरियड हुआ है उसकी 15 डेज सैलरी में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर लेनी है, और मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें है वो है 5 लाख रुपीज़ की। यहाँ पर जो सैलरी है उस सैलरी के लिए यहाँ पर रूल है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो एक तो इसमें बेसिक सैलरी इंक्लूड होगी, ऑल मॉनेटरी जो रिसीप्ट्स हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। इसके अलावा जो है एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स, यानी जितनी भी परक्यूसिट्स से मिले हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन इसमें आपको ग्रेच्युटी, बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी सैलरी काउंट होगी। इसके बाद इसमें 15 डेज जो सैलरी है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इंटू 15/26। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सैलरी काउंट होगी और उसके बाद जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम आगे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन है, मिस्टर राकेश इज़ एम्प्लॉयड एज ए क्लर्क इन ए फाउंड्री इन आगरा सिंस 1 October 2006. He is getting 15,600 per month as a salary and 2,600 per month as a dearness allowance since 1 January 2013. His services are terminated on account of retrenchment of employee on 1 August 2020 and he was paid 1,64,000 as compensation. यहाँ उनको रिट्रेंच करके 164,000 का कॉम्पनसेशन ग्रांट हुआ है। कंप्यूट हिज एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो यहाँ पर हमें उसकी जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है उसका जो टैक्सेबल पार्ट है और जो एग्जेम्प्टेड पार्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सर्विस कितनी हो गई है। तो सर्विस जो है वो यहाँ पर उसकी 13 ईयर्स की हो चुकी है। ठीक है, 13 ईयर्स की सर्विस उसने अपनी कंप्लीट कर ली। 1 October 2006 से वो इंक्लूड हुआ था सर्विस में। जो मंथ हैं वो 6 मंथ अगर मोर होते तो उसमें हम 1 ईयर काउंट कर लेते हैं। 6 मंथ से अगर नीचे आते हैं तो हम उनको जो है 1 ईयर नहीं काउंट करते, उनको छोड़ देते हैं। एवरेज सैलरी उसकी जो है 15,600 प्लस 2,600 का जो डे है वो मिला करके उसकी 18,200 की उसको मिल रही है पिछले महीनों में। अब इसमें से लीस्ट ऑफ द अमाउंट शैल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन हमें जो है वो निकालनी है। कौन सी इनमें से होगी वही उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी। एवरेज सैलरी हमने एवरेज ये इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि पिछले महीनों में उन्होंने और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम तो यही मानेंगे कि उसको पिछले 3 महीनों में लगातार उसको 15,600 सैलरी पेड हुई है और इतना ही उसको डीए पेड हो रहा है। इसके अलावा कोई और अदर बेनिफिट्स उसको नहीं मिले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन उसको मिला है 164,000 का। फिर इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे उसकी 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो टोटल उसको जो पे हो रहा था वो 18,200 का पे हो रहा था और 15 डेज सैलरी 26 डेज इन अ मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है और 13 ईयर उसके सर्विस ईयर हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके जो उसकी अमाउंट आ रही है सेकंड पॉइंट की वो आ रही है 136,500 की और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 लाख की है।
तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो 136,500 की जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री उसकी होगी, यानी ये कॉम्पनसेशन उसका जो है टैक्स फ्री होगा। और अगर हम इसमें टैक्सेबल की बात करें तो टोटल उसको 164,000 मिला था, जिसमें से 136,500 का उसको फ्री हुआ है। तो इतना जो पोर्शन है इसमें ये टैक्सेबल है, यानी इस पर उसको जो है टैक्स पेड करना है।